आज का हमारा विषय है आदि काव्य का चंद्रबरदाई द्वारा रचित पृथ्वीराज रासो का परिचय। पृथ्वीराज रासो हिंदी महाकाव्य परंपरा का आदि ग्रंथ माना जाता है। इस रासो की रचयिता चंद्रबरदाई नामक कवि माने जाते हैं, पर यह सर्वसम्मत नहीं है। अधिकांश समीक्षक इस बात से सहमति रखते हैं कि चंद्रबरदाई नामक कोई व्यक्ति ऐसा अवश्य हुआ जिसने पृथ्वीराज रासो नामक महाकाव्य का कुछ अंश अवश्य लिखा था। बाद में अनेक वाटों और चारणों ने उसी के अनुसरण पर उसकी शैली में पृथ्वीराज रासो का यशोगान किया और इस ग्रंथ में अपनी रचनाओं को समाविष्ट कर दिया। इसके परिणाम स्वरूप वर्तमान काल में जो उपलब्ध हो रहा है विशालकाय पृथ्वीराज रासो नामक ग्रंथ एक कवि की रचना ना होकर अनेक कवि के समूह प्राय से निर्मित कृति बन गई है। इसीलिए इसकी रचनाकार भी विस्तृत होता गया और 12वीं सदी से 17वीं सदी तक इसमें परिवर्तन होता रहा। इस विशालकाय ग्रंथ की विषय वस्तु, चरित्र, पात्र, भाव, रस, छंद, शैली आदि पर विचार करने से पूर्व इस ग्रंथ की प्रामाणिकता पर विचार कर लेना आवश्यक है। प्रामाणिकता की बात इसीलिए आवश्यक है कि जो विद्वान इस ग्रंथ को 16वीं 17वीं सदी की रचना ठहराकर अप्रामाणिक या जाली ग्रंथ कहते हैं, उनकी बात अगर स्वीकार कर ली जाए तो इस ग्रंथ को रासो परंपरा का सर्वश्रेष्ठ वीरकाव्य मानकर पढ़ना ही व्यर्थ होगा। जाली ग्रंथ होने के कारण विद्वान इस ग्रंथ की घटनाओं, पात्र तथा वर्णनों को इतिहास सम्मत ही नहीं मानते। इस ग्रंथ में 69 समय मार्ग है। पृथ्वीराज रासो की रचयिता का नाम चंद्रबरदाई है। चंद्रबरदाई का जन्म काल, जन्म स्थान, जाति, कुल, वंश, माता पिता आदि का प्रामाणिक रूप से कोई इतिवृत्ति नहीं मिलता। रासो में भी जो वर्णन है उनके आधार पर भी जन्म तिथियों का निर्माण संभव नहीं है। बलभद्र विशाल नामक ग्रंथ में संवत 1132 माघ शुक्ला त्रयोदशी शुक्रवार को दिन कमला देवी के पुत्र जन्म का उल्लेख है। पृथ्वीराज हैं। यदि इस तिथि को पृथ्वीराज की जन्म तिथि स्वीकार कर लिया जाए तो चंद कवि की भी यही जन्म तिथि माननी होगी, क्योंकि रासो के वर्णन के आधार पर दोनों का जन्म एक ही दिन हुआ है। ऐसा उल्लेख कई स्थलों पर मिलते हैं। पृथ्वीराज रासो के विषय में अनेक मतवाद प्रचलित हैं। यदि उन सब पर विचार किया जाए तो रासो की प्रामाणिकता ही संदिग्ध हो जाती है। अतः इस विवाद में ना पड़कर जो बहुमत से स्वीकृत है उसी ही को स्वीकार करना उचित है। भारतीय विद्या भवन बंबई से प्रकाशित आचार्य जिन विजय मुनि द्वारा संपादित पुरातन प्रबंध में संग्रह में चंद रचित 4 छंद उद्धृत हैं। इनसे प्रतीत होता है कि 14वीं सदी से पूर्व चंद नामक कोई कवि जीवित थे, परंतु वो कब पैदा हुए, कहाँ पैदा हुए, उसने क्या लिखा, कितना लिखा, ये सब जानने की कोई साधन या प्रमाण नहीं मिलती। केवल चंद कवि का नाम उन पुरातन छंदों में अवश्य मिलता है। इस समय पृथ्वीराज रासो नामक जो ग्रंथ प्राप्त होता है वो कौन सा कवि चंद की रचना है ये कहना भी कठिन है। हाँ, पृथ्वीराज रासो की भाषा, वर्ण, शैली, विषय सामग्री के आधार पर यही अनुमान लगाया जा सकता है राजस्थान का निवासी होना चाहिए। ये राजस्थान से बाहर का नहीं हो सकता।
चंद कवि की रचना में लगातार खेपक अंश मिलते रहे, अतः उसका स्वरूप परिवर्तित होता रहा। चंद्र बरदाई के पिता और माता का नाम कल्पित रूप में वेदन और कमला बताया जाता है। वास्तविक रूप में इन नामों के लिए कोई ऐतिहासिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है। रासों के आधार पर राव बैन को चंद का पिता सिद्ध करने का प्रयास भी अटकल ही है, प्रामाणिक नहीं। कुछ विद्वान मलक नामक व्यक्ति को चंद कवि का पिता बताते हैं। रासो काव्य में चंद ने अपने बालकीय जीवन का वर्णन करते हुए लिखते हैं कि मैं और पृथ्वीराज एक साथ पैदा हुए, साथ साथ रहे और बचपन व्यतीत किया। इसके अतिरिक्त कवि चंद के 10 पुत्र होने का संकेत भी रासों में मिलता है। उसने अपने पुत्र जलहन को अपने छंदों के सागर रासों को तैरने के लिए गुणों का साज बताया। जलहन या जलह का नाम झल भी बताया जाता है। इस जलहन ने अपने पिता चंद्र बरदाई का रासो काव्य पूरा किया था और कवि चंद ने अपनी जाति भट्ट बताई है और रासों में अनेक स्थलों पर अपनी जाति की उल्लेख भी की है। चंद कवि की जीविका राजघराने से चलती थी। उन्होंने अनेक जागीरें प्राप्त की हुई थी। पृथ्वीराज ने नागौर में चंद को विस्तृत संपत्ति प्रदान की थी। घोड़ा, हाथी, रथ आदि का वर्णन मिलता है जो चंद कवि को मिले थे। चंद कवि ने ऐश्वर्यशाली सामंत का जीवन व्यतीत किया था। देवी के वरदान से उन्होंने सब प्रकार की सुख सुविधा उनको मिली थी। ज्वाला देवी के ये कृपा थे। चंद ने काव्य रचना का वरदान भी देवी से पाया था। पृथ्वीराज रासों की प्रामाणिकता पर विचार करने वाले विद्वानों का ये विचार सर्वसम्मत है कि रासों में खेपक या परवर्ती प्रतिपातांश अत्यधिक है, किंतु चंद्र बरदाई इसका मूल लेखक अवश्य है। परंतु चंद्र बरदाई ने कितना लिखा और कहाँ तक लिखा, इसका निर्णय अभी तक कोई भी विद्वान के पास नहीं है।